एक सब्सटेंस जिसका मास m ग्राम है, इनिशियल टेम्परेचर T1 है, इसको हीट देते हैं, कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है, ये मास वही रहेगा, इनिशियल टेम्परेचर बढ़ के T2 हो गया, हीट दिया है, T2 वुड बी ग्रेटर देन T1। ये Q का वैल्यू कितना है, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है डेल्टा T निकाल लेंगे, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, डेल्टा T वुड बी T2 माइनस T1, एंड ये Q का वैल्यू और कोई ये Q का वैल्यू कितना आएगा, एक सब्सटेंस जिसका मास m ग्राम था, जिसका इनिशियल टेम्परेचर T1 था, उसको मैंने कुछ हीट दिया, मास चेंज नहीं होगा, फाइनल टेम्परेचर T1 से बढ़कर T2 हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, डेल्टा T इज T2 माइनस T1। कितनी हीट मैंने दी है कि टेम्परेचर T1 से बढ़ के T2 हो जाएगा, यस, m मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू द चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन हीट देने से हमेशा टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसा नहीं है, ये मानो सब्सटेंस का मास m ग्राम है, मैंने इसको हीट दिया, इसका टेम्परेचर T था, हीट दे रहा हूं मैं, इसका मास m ग्राम ही रहा, टेम्परेचर T ही रहा, स्टेट चेंज हो गया, ये मानो सॉलिड था और ये मानो लिक्विड हो गया। तो अभी टेम्परेचर सेम है, मास सेम है, लेकिन हीट तो लगी है, कुछ हीट लगी है फेस चेंज करने के लिए, मास सेम है, सब्सटेंस जिस टेम्परेचर में पहले था अभी भी उसी टेम्परेचर में, लेकिन ये तब सॉलिड स्टेट में था, अब ये लिक्विड स्टेट में, कुछ काम तो हुआ है, वो काम क्या है, फेस चेंज हुआ है, और जब फेस चेंज होगा तो टेम्परेचर सेम रहेगा, मास तो सेम रहेगा। अच्छा, इस प्रोसेस में कितनी हीट लगती है, इसका फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल्स टू ml। अच्छा, ये जो हीट मेजरमेंट है, ये Q कितना लगता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं हम, उसका नाम कैलोरीमीटर, और प्रिंसिपल यही रहता है। नाउ कैलोरीमीटर हीट मेजरमेंट कैसे देता है, एक स्टील का फ्लास्क, एक कंक्रीट स्टील का बना हुआ टैंक लेते हैं, इसमें एक ये वाला जो अंदर का लेयर होता है, इसको गोल्ड, ये स्टील टैंक है, ये गोल्ड या प्लेटिनम की लेयर होती है, ये अंदर वाली लेयर। अच्छा, ये जो सब्सटेंस है ये भी गोल्ड या प्लेटिनम का होगा। यहां एक सब्सटेंस लेते हैं, इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं, यहां एक सब्सटेंस लेते हैं, ये बॉम्ब का काम करता है। मानो यहां मैंने कोल लिया है, एक स्टील का टैंक है, इसमें एक अंदर की लेयर है जो गोल्ड या प्लेटिनम की होगी, इसमें एक स्टैंड है छोटा सा, और उसमें एक छोटा सा कंटेनर है, ये भी प्लेटिनम या गोल्ड का हो। इसमें कोई एक सब्सटेंस लेंगे जिसकी हम बर्निंग करेंगे, वो जलेगा, उसको बॉम्ब कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम को मैं बॉम्ब कैलोरीमीटर कह रहा हूं, कुछ जलाऊंगा और कितनी हीट इन्वॉल्व है वो पता करूंगा। जैसे यहां पे मैं कोल ले लिया, वाटर ले लिया, आइस ले लिया, कुछ भी। अब क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को एक बड़े से कंटेनर में रख देते हैं, इस पूरे सिस्टम को, यहां वाटर गिरा रहता है, और इसकी लीड क्लोज कर दी, इसका लीड क्लोज कर दिया, ये भी स्टील का ही है, और ये पूरा वाटर से सराउंडेड रहता है। यहां तक समझ आ गया। अच्छा, इसको जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, यहां एक
कंटेनर रहता है, ये ऑक्सीजन गैस सप्लाई करता है, जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी सप्लाई करेगा। ये हाई प्रेशर में रहता है ऑब्वियसली, ये आप समझ सकते हैं, बिना प्रेशर का ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो बर्निंग नहीं होगी। अच्छा, अब कोल होना और ऑक्सीजन होना ही बर्निंग को इंश्योर नहीं करता है। आपको थोड़ा लाइटिंग देना होगा ऑफकोर्स, तो एक स्पार्क देने के लिए या हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव। जब स्पार्क की जरूरत होगी इलेक्ट्रोड से स्पार्क दे देंगे, यहां से ऑक्सीजन आ रहा है और यहां से कोल की बर्निंग होगी। अच्छा, जैसे ही कोल जलेगा हीट लिबरेट होगी। मैंने स्टील के टैंक में गोल्ड और प्लैटिनम की लाइनिंग क्यों करी है? अगर मैं गोल्ड या प्लैटिनम की लाइनिंग नहीं करता तो ये जो ऑक्सीजन है, ये स्टील के टैंक में जो आयरन प्रेजेंट रहता है, ये आयरन को ऑक्सीडाइज कर देता, आयरन को Fe2O3 बना देता। बात को फिर से समझिए, अगर मैं स्टील के टैंक में ये गोल्ड या प्लैटिनम की लाइनिंग की ये लेयरिंग नहीं करता तो स्टील के टैंक में जो आयरन प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन उस आयरन को Fe2O3 बना देता। और आयरन अगर Fe2O3 है, अगर ये आयरन है तो ये हीट को जाना आना अलाउ कर। अगर ये प्योर आयरन है, ये हीट को जाने आने देगा। लेकिन अगर ये लेयर Fe2O3 की है तो इसमें से हीट जाना आना, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो मैं नहीं चाहूंगा ये आयरन Fe2O3 हो जाए और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाए। ये गुड कंडक्टर है, आयरन आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट ना हो, इसलिए मैंने आयरन के ऊपर एक गोल्ड या प्लेटिनम की लेयरिंग कर दी। अच्छा, कुछ और क्यों नहीं ले सकते? तुम्हें एक्टिविटी सीरीज याद होगी, एक्टिविटी सीरीज में गोल्ड और प्लेटिनम सबसे नीचे आते थे, याद है? ये एकदम नीचे आते हैं ना गोल्ड और प्लेटिनम, मतलब इनका एक्टिविटी सबसे कम है। तो मैंने ऐसा मेटल इंश्योर किया है जो ऑक्सीडेशन करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर, तो इससे ये हीट का कंडक्टर बना रहेगा। अच्छा, जैसे इसकी बर्निंग होगी जो हीट लिबरेट होगा वो बाहर आएगा। अब मैं यहां पर एक स्टरर लगा देता हूं, ये एक स्टरर है, ये स्टरर मैग्नेटिक स्टरर है। ये मोटर से ये स्टरर पूरे वाटर को ये घूमता रहे, ताकि जो हीट लिबरेट हो रही है वो वाटर में किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे, वो पूरे हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अच्छा, अब इस वाटर का जो टेम्परेचर था पहले, मानो वो टेम्परेचर पहले T1 था, तो वो टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ एक थर्मोमीटर लगा दिया, ये थर्मोमीटर टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा। पहले टेम्परेचर T1 था, अब ये टेम्परेचर कितना हो गया T2। तो इस प्रोसेस में कितनी हीट लिबरेट हुई है वो हम पता कर सकते। वो पता करने का तरीका क्या होगा? क्यों ये पता करना है मुझे? अच्छा, वाटर का कितना मास लिया है मैंने, इनटू वाटर का कितना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इनटू टेम्परेचर T1 से बढ़कर T2 हुआ है, T2 माइनस T1। इसे हम पता लगा लेंगे इस प्रोसेस में कितना हीट, इस कोल की बर्निंग में कितना हीट इन्वॉल्व है। ये बात समझे? लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी, जो हीट यहां से लिबरेट हो रही है वो हीट सिर्फ वाटर के टेम्परेचर के बढ़ने के लिए इन्वॉल्व है ऐसा नहीं है। जो हीट यहां से लिबरेट हो रही है वो हीट कुछ ये मैग्नेटिक स्टरर भी एब्जॉर्ब करेगा, कुछ ये थर्मोमीटर भी एब्जॉर्ब करेगा, कुछ ये स्टैंड भी एब्जॉर्ब करेगा। तो मैंने जब यहां पर MW लिख दिया है तो ये कैलकुलेशन मेरा रहेगा। आपने सिर्फ वो हीट की बात करी है जो वाटर ले रहा है, लेकिन कुछ ये सब भी तो हीट लेंगे। तो फिर मास ऑफ द वाटर CW, और इससे आंसर कैसे करेक्ट आ सकता? तो यहां भी हमने कुछ बात करी, ये बात सच है, मैं ये लिख सकता हूं, हीट टोटल हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर प्लस हीट एब्जॉर्ब बाय ऑल अदर सब्सटेंसेस। अच्छा, हमारा ये स्टैंड कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करूंगा और MC डेल्टा सी से निकालूंगा। ये स्टरर कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है MC डेल्टा टी से निकालूंगा। मानो यहां हीट लगी है 5 जूल, इसने हीट दी है 5 जूल इस स्टरर ने,
इस स्टैंड ने हीट एब्जॉर्ब की है 10 जूल, थर्मोमीटर ने हीट एब्जॉर्ब की है 2 जूल, तो 5 10 15 और 2 17, टोटल 17 जूल एक्स्ट्रा है जिसका मुझे हिसाब करना है। और बेशक ये जो 17 जूल हीट बाकी को एब्जॉर्ब कर रहा है, मैं कह सकता हूं ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है। लेट से मैं ऐसा कह रहा हूं जैसे 4.2 वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी। अच्छा, वाटर का एक एक्स मास होगा और वाटर में एक डेल्टा टी राइज होगा, बात को समझना। ये 17 जूल जो बाकी लोग एब्जॉर्ब किए, ठीक, मैं ऐसा वाटर का अमाउंट निकाल सकता हूं ना जहां एमसी डेल्टा टी लगा के मैं 17 जूल के इक्वल कर सकता हूं। ये जो 17 जूल बाकी सब एब्जॉर्ब किए हैं, हीट एब्जॉर्ब बाय ऑल अदर सब्सटेंसेस, मैं वाटर का एक स्पेसिफिक मास पता कर सकता हूं जो ये 17 जूल एग्जैक्टली एब्जॉर्ब करेगा। मतलब हम बात बात में कहते हैं ना, तू 10 के बराबर, मैं अकेला हूं, मतलब ये सब जितना हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेट से वाटर का 2 ग्राम उतना हीट एब्जॉर्ब करता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, सिर्फ मास ऑफ द वाटर नहीं, हम यहां पे लिखेंगे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। तो ये जो मैंने लिखा है ये सिर्फ मास ऑफ द वाटर है क्या, मैंने क्या लिखा है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। इसका क्या मतलब है, सिर्फ वाटर कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा और बाकी कैलोरीमीटर के सब्सटेंस कितना हीट एब्जॉर्ब करेंगे वो भी मैंने यहां ऐड कर दिया। फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ वाटर कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा वो, एंड बाकी जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेट से 2 ग्राम उतना हीट एब्जॉर्ब करता है। तो ये मैं कितना लिखा हूं, सिर्फ वाटर कितना हीट एब्जॉर्ब करता है, वाटर सपोज 10 ग्राम है, और बाकी लोग कितना एब्जॉर्ब करते हैं, उसके लिए कितना वाटर चाहिए, 2 ग्राम। तो टोटल वाटर कितना चाहिए, 10 प्लस, नहीं समझे ना, टोटल वाटर कितना एब्जॉर्ब करेगा, सिर्फ वाटर 10 ग्राम, और बाकी लोग कितना एब्जॉर्ब करते हैं वो हीट निकाल लिया, एंड उतना हीट 2 ग्राम वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो मैं टोटल मास ऑफ वाटर कितना रखूंगा, 10 तो वाटर का ही, और बाकी सबके लिए भी मैंने वाटर ले लिया, तो दैट विल बी 2। तो ये कितना हो गया, 12। उस मास को हम कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट मास ऑफ, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। तो जब आप कैलोरीमीटर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जो मास दिया रहेगा वो लिखा रहेगा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। ये कौन सा मास है समझे, दूसरी वाली चीज। हाँ, कोई डाउट है इसमें, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। क्यों, मुझे थर्मोमीटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देना पड़ता, मुझे स्टैंड का स्पेसिफिक कैपेसिटी देना पड़ता, मुझे स्टरर का स्पेसिफिक कैपेसिटी देना पड़ता, और तुम्हें एमसी डेल्टा टी कितनी बार सॉल्व करना पड़ता, मास ऑफ 4 बार, मास ऑफ वाटर सी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी ऑफ वाटर, मास ऑफ स्टरर सी ऑफ स्टरर डेल्टा टी ऑफ स्टरर, मास ऑफ स्टैंड। वाटर इवेपोरेट होने नहीं दे रही, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये सिस्टम पूरा क्लोज रहेगा, ये समझे, इसको ये पूरा सिस्टम है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, कंडेंस, हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो क्या टेंशन होगी तुम, कैलोरीमीटर कैसे काम करते हैं समझे। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं कि आप कैलोरीमीटर अच्छा काम करे, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये लाइनिंग इसकी लेयरिंग करेंगे, अगर ये आयरन आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो काम का नहीं रहेगा, ये समझे। अच्छा, बुक में कैलोरीमीटर से क्वेश्चन आते हैं, कैलोरीमीटर का एक पूरा टॉपिक बुक में देखना, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, 2 पेज लिखा हुआ है, ये जो बातें मैंने कही एज इट वाली थी, और उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, तो वो कहीं ना कहीं वो बातें बुक लाए हो, बुक खोल के एक बार वो कैलोरीमीटर वाला पेज एक बार गो थ्रू द लाइंस, और देखो कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो उसमें से क्वेश्चन पक्का आता है। क्वेश्चन लिखो, क्या कैलोरीमीटर खत्म कहाँ हुआ, सारे न्यूमेरिकल्स हो गया। हाँ हाँ, फर्स्ट सेकंड मिला के कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स करो। बातें नहीं आपस
what mass of ice is required to decrease the temperature of water from 40 degrees Celsius to 20 degrees Celsius? अब सॉल्व करो। नहीं, यही क्वेश्चन आप जो मैंने लिखा था वही क्वेश्चन आप दे दो, फाइंड द एरर इन द क्वेश्चन। कुछ लोग उसमें भी गलती करेंगे, नो एरर। ऑप्शन दे दो, एरर एरर एरर, नो एरर, नो एरर। हाँ, वाटर 40 डिग्री सेल्सियस में था, तुमने उसमें आइस दे दिया और उसका टेम्परेचर ड्रॉप होके 20 हो गया। कितना मास आइस देने से ये होगा? अच्छा, सारे वैल्यूज तुम लोगों को याद है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336 जूल पर ग्राम। ये वैल्यूज की जरूरत पड़ सकती है तुम्हें। क्या करेंगे? देखो, आइस है, आइस का कोई टेम्परेचर नहीं दिया। हाँ, देखो इधर। अच्छा, सॉल्व करो 2 मिनट फिर बताओ। ए, हीट हीट गिवन बाय वाटर, आप ये अंडरस्टूड कर सकते हैं कि जो हॉट बॉडी है वो हीट देगा और जो कोल्ड बॉडी वो हीट लेगा। वाटर हीट दे रहा है एंड हीट अपटेक बाय आइस। अच्छा, वाटर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से कम होकर कितना हो रहा है? यार डेल्टा टी कितना है? 40 माइनस 20। अच्छा, क्यू, इसमें क्यू कितना होगा? एम सी डेल्टा टी। मास ऑफ वाटर 100 ग्राम, सी 4.2 और डेल्टा टी ये 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये कितना आ रहा है? 8400 जूल। अब आप एक तरीके से बात सोचो, इतनी हीट ये दे रहा है, ये हीट ले कौन रहा है? आइस। अच्छा, आइस मत बात करो आपस में। ये आइस, इसका मास कितना है वो, इसका मास कितना है वो तुम्हें नहीं पता है। ये 8400 जूल हीट दे रहा है। ये हीट लेगा क्यू, ये हीट लेगा, पहले अपना फेस चेंज करेगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस में था, आइस का कोई टेम्परेचर नहीं दिया था, ये जीरो में रहेगा। और ये वाटर भी किस फॉर्म में रहेगा? जीरो में। और फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। फाइनल टेम्परेचर कितना है? 20। वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, मतलब आइस भी बढ़ के कितना हो रहा है फिर? आइस पहले कन्वर्ट हो गया जीरो में और फिर ये वाटर रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ टेम्परेचर सेम है, फेस चेंज हो रहा है, तो यहाँ क्यू क्या होगा? ml। और यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ क्यू क्या रहेगा? mc डेल्टा टी। अच्छा, ये वाला हीट कितना होगा? मास तुम्हें नहीं पता, मैं लिख रहा हूं हीट एब्सॉर्ब बाय आइस, हीट एब्सॉर्ब बाय आइस। ये कितना होगा बच्चों? ml प्लस mc डेल्टा टी। ये मास ऑफ आइस निकालना है, एल कितना होता है? 336 प्लस ये निकालना है, और वाटर का सी कितना होता है? 4.2, और इसमें डेल्टा टी कितना हो रहा है? 20। ये बात समझे क्या? अच्छा, ये टोटल हीट, ये आइस के लिए वो हीट है जो आइस को मेल्ट करेगा, और फिर आइस का टेम्परेचर जीरो से, इस वाटर का टेम्परेचर जीरो से बढ़ा के 20 ले जाएगा। ये हीट जो चाहिए ये कौन दे रहा है? वाटर। तो ये हीट को मैं किसके इक्वल करूंगा? बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री मैं लिख सकता हूं ना, 336 m प्लस 20 × 4.2 × m इक्वल्स टू 8400।
अच्छा ये समझे क्या? अब यहां से तुम्हें m मिलेगा, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो बस। समझे? अरे समझे क्या? लिख लो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 500 kg of water falls from a height of 2000 meter, 200 meter. Find the change in the temperature of water when it touches the ground. Take G equals to 10 meter per second square. Specific heat capacity of water 4.2 joule per gram per Kelvin. Solve करो। जब वाटर ऊपर रहेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अच्छा हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था, अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वली बढ़ जाती है। जब वो हाइट पे था, रेस्ट में था, तब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। अच्छा जब वो गिरेगा तो सारी पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ कम होगी और वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो जब वो ग्राउंड में टच करेगा तो वो मैक्सिमम सारी सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा टेम्परेचर के लिए कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, पोटेंशियल की काइनेटिक, काइनेटिक। तो अब अगर मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड को हिट करते ही उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये समझे? द होल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो बताइए डेल्टा टी कितना होगा, वाटर में कितना टेम्परेचर का राइज आएगा? ए देख, देखो देखो, देखो इधर, कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर है, ए इधर देख, कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर है, वो ग्राउंड में टच कर रहा है। जैसे वो ग्राउंड को टच करेगा, ग्राउंड के साथ कोलाइड करेगा, यहाँ कुछ हीट लिबरेट होगी, और जब हीट लिबरेट होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा टी। अच्छा एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो हीट लिबरेट हुई है, ये हीट कहां से आई है, ये हीट कहां से आई है, ये डिपेंड करता है उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है। अच्छा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना था, मान लो ये हाइट है mgh2 और इस हाइट को हम कितना मान लेंगे, 0। तो यहाँ mg 0। तो मैं अगर बोलूं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ है कुछ, एनर्जी चेंज होगा तभी कोई एनर्जी का फॉर्म क्रिएट होगा। यहाँ हीट एनर्जी कौन क्रिएट करेगा, कोई एनर्जी को चेंज होना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना होगा राजू, mg h माइनस ये mg 0 हो गया ना, ये तो 0 हो जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mg। अच्छा ये जो mg है यही किसके बराबर है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही किसके बराबर होगा, हीट लिबरेटेड। हाँ वही हीट, मतलब यहां वो हीट लिबरेटेड हो जाएगा ना। वो जो काइनेटिक एनर्जी है वही किस फॉर्म में आ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन डायरेक्ट होता है। हमने टेम्परेचर का डेफिनेशन लिखा था क्या कैलोरीमेट्री में, नहीं लिखा था, तो अभी वो लिख देंगे, हीट और काइनेटिक, हीट और टेम्परेचर का एक डिफरेंस स्टेट बना देंगे। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, आप समझो जैसे वाटर ग्राउंड को टच करेगा उसमें रैंडमनेस बढ़ जाएगा, और ये जो रैंडमनेस है यही क्या है, टेम्परेचर का मेजरमेंट। ये बात समझो, नहीं समझो? एक एक बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ये डिपेंड करता है कि बॉडी में कितना ज्यादा वाइब्रेटरी मोशन है।
द मोर द वाइब्रेटरी मोशन द मोर इज द टेम्परेचर। साफ सी बात है ना, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का थोड़ा ज्यादा होता है, वेपर का 100 से ज्यादा होता है। जितना ज्यादा वाइब्रेटरी मोशन उतना ज्यादा टेम्परेचर। तो जब बॉल आके ग्राउंड को टच कर रहा है, उसका वाइब्रेटरी मोशन एकदम से बढ़ेगा, और वो वाइब्रेटरी मोशन क्या करेगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएगा। ये समझे? अच्छा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब हीट इन्वॉल्व है। वो हीट कितनी है, क्यू। और ये क्यू कहां से आया, ये क्यू कहां से आएगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। ये बात समझे, नहीं समझे? एक मिनट, अब ऐसे समझो, वाटर ऊपर से नीचे आके गिरा है, और जैसे ही गिरेगा एक फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से हीट लिबरेट होगी। वाटर ऊपर से आके नीचे गिरेगा, ग्राउंड को टच करेगा, ग्राउंड को टच करेगा तो फ्रिक्शन होगा। जैसे ही फ्रिक्शन होगा हीट लिबरेट होगी। वो हीट कितनी लिबरेट हुई, मैं बोल रहा हूं क्यू, और हीट लिबरेट हुई है तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। ग्राउंड को टच करते ही हीट लिबरेट हुआ है, अब वो क्या करेगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो क्यू, हीट लिबरेट हुई है तो वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, एम सी डेल्टा टी। अच्छा, ये क्यू कितना लिबरेट होगा, एनर्जी अपने आप जन्म तो लेगी नहीं ना। जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्यू लिबरेट होगा। तो ये मैंने क्या निकाला है, चेंज इन लॉ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये मैंने क्या लिखा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और यही किसके बराबर होगा, हीट लिबरेटेड। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, एम जी एच, और यहां क्या लिखूंगा, एम सी डेल्टा टी। वेरी गुड। अच्छा, ये मास मास कट जाएगा, ये सेम है। अच्छा, ये जी एच, तो मुझे डेल्टा टी चाहिए। ये डेल्टा टी कितना होगा, जी एच बाय सी। ये 10, एच कितना है 200 मीटर, और सी कितना है। अच्छा, यहाँ कौन सा वैल्यू रखे, मास तो काट दिया मैंने। या तो 4.2 लिखे कर सकते, या 4200। अच्छा, कौन सा रखे करेंगे, 42, क्यों, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं मतलब, इसको मैं कुछ भी रखूं, इसको मैं कुछ भी रखूं, ये तो कट रहा है ना। तो ये मैं कुछ भी रखूं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा, बट डेल्टा टी है वो। हाँ, तो ग्राम क्यों बोल रही है? अच्छा, 0.448 लिख दो। ये समझ आया तुम लोगों को, वाटर का टेम्परेचर। अच्छा, जूल के साथ यही हुआ था। जेम्स प्रेस्कॉट जूल का नाम सुने हो ना? अरे, जूल एनर्जी की जो यूनिट है, जूल, उनका पूरा नाम जेम्स प्रेस्कॉट जूल था। वो अपनी वाइफ के साथ हिल स्टेशन में घूमने गए, हिल स्टेशन में। अच्छा, पहाड़ के ऊपर से पानी गिर रहा था, पहाड़ के ऊपर से पानी गिर रहा था, और उन्होंने पहाड़ के ऊपर पानी छुआ तो पानी ठंडा लगा। जब नीचे आ गए तो पानी छू के देख रहे पानी गर्म। वाइफ को कहते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया। अच्छा, उनके हिसाब से मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रही है। ऊपर से अगर पानी गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। फिर पानी का टेम्परेचर किसने बढ़ाया? तुम्हें एक यूनिट पता है ना, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, ये जानते हो ना तुम? अच्छा, ये किसकी यूनिट है, ये मैकेनिकल एनर्जी की यूनिट है। और कैलोरी किसकी यूनिट है, हीट की। बस यहीं से फिर जो जेम्स प्रेस्कॉट जूल अपनी वाइफ को काम में लगा देते हैं, बोलते हैं हिल स्टेशन घूमना फिरना छोड़। मैंने अभी भी डिस्कवर किया कि मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, हो नहीं सकती, हो रही है। ये मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रही है, और वाटर में हीट लिबरेट हो रहा है। अब मुझे पता करना है कि कितना मैकेनिकल एनर्जी चेंज होने से कितना हीट लिबरेट होता है। ये बात समझे? तो वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ को एक काम दे देते हैं। वो यहाँ एक बात ही नहीं आपस में, वो बकेट में पानी लेते हैं, एक बड़े बकेट में पानी लेते हैं, और यहाँ एक पुली लगा देते, यहाँ एक पुली लगा देते, यहाँ एक पत्थर रख देते, और अपनी वाइफ को कहते हैं, तू इसको, बात मत करो आपस में, तू इस पत्थर को इस वाटर के ऊपर स्ट्राइक करना। तो उसकी वाइफ क्या लगा रही है, मैकेनिकल एनर्जी। और जितनी बार पत्थर वाटर को स्ट्राइक करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। एंड हीट मेजरमेंट करने के लिए यूनिट क्या थी,
कैलोरी। ऐसे उन्होंने पता लगाया जब उनकी वाइफ ने 4.2 मतलब प्रिसाइसली बोलूं तो 4.186, जब उनकी वाइफ ने 4.186 जूल का काम किया, तब वाटर में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई? 1 कैलोरी। यहीं से तो हम लिखते हैं 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। ये मैकेनिकल एनर्जी था और ये हीट था। ये जेम्स प्रेस्टोट जूल के हिल स्टेशन में गए हुए एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन था। द टेम्परेचर, बुक का 7 नंबर, द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ वाटर at 50 डिग्री सेल्सियस is lowered to 5 डिग्री सेल्सियस by adding, अरे ये तो सेम वही क्वेश्चन अभी जो करवाया, by adding certain amount, ओ नहीं मैंने दूसरा समझा, by adding certain amount of ice, find the mass of ice added, but यार find the mass of ice, चलो सॉल्व कर लो। हाँ, SHC water is 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, एंड SLH, अरे केजी में दिया है यार, उसमें क्यों दिक्कत है तुम्हें? SLH आइस 336,000 जूल पर केजी। बोलो, व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्टेट्स? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है? क्या बोलोगे? बोलो निदम। स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ हीट liberated by a hot body is equal to the amount of heat gained by the cold body। इतना लिखने पे मार्क्स मिलेगा क्या? कॉमा के बाद लिखना होगा प्रोवाइडेड नो हीट इज लॉस्ट टू द, प्रोवाइडेड, ये लिखने पे मार्क्स नहीं मिलेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का ये हाफ स्टेटमेंट है, इसके बाद आपको लिखना ही होगा प्रोवाइडेड नो हीट इज लॉस्ट, प्रोवाइडेड नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स। ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन आता है, और अंडर विच, ऑन विच, on which principle does principle of calorimetry is based, या under which law? Law of conservation of energy। एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आंसर बोलो। ए, कॉपर का वैल्यू दे दिया प्रीतम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.4 जूल पर ग्राम पर केजी, एंड स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तुम इन दोनों में से कौन सा खाना पकाने के लिए यूज करोगे और क्यों करोगे? फॉर कुकिंग ऑफ फूड वाटर इज यूज, व्हाई? बोलो। वेरी गुड। खाना पकाने के लिए पानी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब ये हीट ज्यादा देर रख सकता है। 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होने में इसमें कितनी हीट इन्वॉल्व है? 4.2।
नहीं समझे ना? ऐसे समझो, ऐसे समझो। देख, तुम कोई और लिक्विड लेते खाना पकाने के लिए, उसको गर्म करते, उसका टेम्परेचर बढ़ता और उसमें एवापोरेशन स्टार्ट हो जाता। मतलब खाना पकाने के लिए वो हीट जल्दी एवापोरेशन करके बाहर आ जाता एटमोस्फेयर में। आपको बार बार वो ऐड करते रहना पड़ता, क्योंकि उसमें टेम्परेचर राइज बहुत जल्दी आ रहा है। लेकिन वाटर में 1 डिग्री चेंज होने के लिए वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, और ऐसे में जो वो 1 डिग्री चेंज करने के लिए हीट एब्जॉर्ब करता है, उतने में तो खाना ही पक जाता है। हीट स्टोरिंग कैपेसिटी वाटर की बहुत ज्यादा है। अच्छा, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करवाना हो तो फिर कॉपर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत कम है। मतलब बहुत देर तक मैं यूज करूंगा, फिर स्विच बंद करूंगा तो वो गर्म नहीं रहेगा, वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ लो एसएचसी ऑफ कॉपर, इट इज यूज एज कंडक्टर. बिकॉज ऑफ हाई एसएचसी ऑफ वाटर, इट इज यूज फॉर कुकिंग ऑफ फूड. ए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल. लिखो इधर. हीट सप्लाइड at a constant rate to 400 gram of ice at 0 degree Celsius. The ice is converted into water at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius in 5 minutes. Full stop. How much time will be required to raise the temperature of water from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius? SHC water 4.2 joule per gram per Kelvin. SLH फ्यूजन 336 जूल पर ग्राम. अच्छा क्वेश्चन. मतलब अच्छा तो क्या है, बोलो. क्या बच्चा रहे? हो सकता. तुम्हारा कितना आया? तुम्हारा भी गलत है. तुम्हारा कितना आया? दोनों क्या गलत? देख, ध्यान से सुनो. 5 सेकेंड, उसका तो बहुत ज्यादा ही गलत है. 6 मिनट 50 सेकेंड. 6 मिनट 15 सेकेंड. ध्यान से सुन. अच्छा सुन, सुन सुन, सुन, मारा इधर देख. एनर्जी के सम में जब टाइम आ जाएगा, पावर इज इन्वॉल्व. एनर्जी के सम में, एनर्जी का सम है ना, जब भी एनर्जी के सम में टाइम इन्वॉल्व होगा, वो पावर का सम है. ये एनर्जी कैलकुलेशन है, और एकदम से क्या आ गया, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड. ऐसे सम को कैसे डील करते हैं? एनर्जी इक्वल्स टू पावर. क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम. तो एनर्जी क्या होगा? पावर इंटू टाइम. बस आप ये ध्यान रखें. अच्छा, पावर क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम लिखा तो है. तो पहले हम निकाल लेते हैं कितना एनर्जी लग रहा है. हाँ बोलो. देखो, आप एनर्जी निकाल लीजिए. आपको कैसे भी पावर का डेटा गिवन होगा, और वहां से आप टाइम निकाल लेना. पहले मैं निकालता हूं कि कितना हीट चाहिए वाटर को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के लिए. एम क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी. हीट रिक्वायर्ड टू हीट
वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। मास कितना है? 400 ग्राम। अच्छा, सी कितना है? 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है? 100 माइनस 0, ये कितना आ रहा है? 400। कितना आ रहा है ये? ग्राम ग्राम कट गया, डिग्री सेल्सियस कट गया, कितना आ रहा है ये? हाँ हाँ, 4000। ये 4.2 है, कितना आ रहा है ये? 4800 जूल। अच्छा, ये 4800 जूल चाहिए वाटर को गर्म होने के लिए। हीट कोई तो दे रहा होगा ना? हीट कौन दे रहा है? कोई एक इलेक्ट्रिकल हीटर। नहीं समझे? इस पानी को तुम गर्म करोगे, तुमको कितना हीट चाहिए? 4800 जूल, 16800, जो भी एक वैल्यू, उससे हमें लेना देना नहीं है। इतना हीट तुम्हें चाहिए। ये हीट कोई तो दे रहा होगा ना? वो हीट कौन है? इलेक्ट्रिकल हीटर, लेट से। ये बात समझो, इतनी हीट तुम्हें चाहिए। कोई एक अप्लायंस होगा जो ये हीट सप्लाई कर रहा है। कोई फू तो नहीं मार रहा है, तुम फू तो नहीं मार रहे? तो उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की कैपेसिटी होगी। उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की कैपेसिटी कितनी है? पर सेकंड में वो कितनी हीट दे सकते? दैट इज ऑल यू हैव टू नो। हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की कैपेसिटी होती है, उसको हम कहते हैं पावर। हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का एक पावर होता है। पावर मतलब पर सेकंड द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट कैन एब्सॉर्ब और लिबरेट। अपने आप को समझा लो बच्चों, पावर का रिलेशन क्या है। पर सेकंड में तुम कितनी हीट एब्सॉर्ब कर सकते हो, कितनी हीट लिबरेट कर सकते हो, ये पावर होता है उसका। अच्छा, पावर का डेटा देखो, यहां दिया हुआ है। कह रहा है कि 400 ग्राम आइस मेल्ट हुआ है। 400 ग्राम आइस मेल्ट होने में कितना हीट लगेगा वो हम निकाल सकते हैं। तो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 400 ग्राम ऑफ आइस, ये कितना होगा हमारा? क्यू मेल्टिंग। हमारा ये कितना होगा? ml ना। मास कितना है? 400। और एल कितना है? 336। इसमें कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, ये कुछ जूल आएगा। अब एक बात बताइए, इतना जूल हीट देने में उस अप्लायंस को कितना टाइम लगा है? 5 मिनट। ये समझे? अच्छा, तो मैं लिख सकता हूं ना, 400 × 336 जूल, या ऐसे लिख लो, इन 5 मिनट अमाउंट ऑफ हीट गिवन इज 400 × 336 जूल। तुम समझ गए कि मैं बोलूं? बाकी यूनिटरी मेथड है ना? अब क्या करेंगे? 400 × 336 जूल, इतना हीट देने में कितना टाइम लगा है? 5 मिनट। तो मैं इसको लिख रहा हूं, 400 × 4.2 × 100, इतना हीट देने में कितना टाइम लगेगा? 5 × 400 × 4.2 × 100 बाय 400 × 336। बस इसको सॉल्व करोगे, तुम्हें एक आंसर मिल जाएगा। नहीं समझे? ये जो एक बात समझना, क्या लिखा है? हीट सप्लाई। दोबारा बोल रहा हूं, हीट सप्लाई। कोई तो हीट सप्लाई कर रहा है। फिर से देख, हीट सप्लाई कर रहा है वो एक अप्लायंस। बर्फ को गलने में कितना टाइम लगा? 5 मिनट। और बर्फ को गलने में कितना हीट लगा? क्यू इक्वल्स टू ml। बर्फ को गलने में कितना हीट लगा वो मुझे पता है, और बर्फ को गलने में जितना हीट लगा वो है क्यू इक्वल्स टू ml। और इतना हीट सप्लाई करने में टाइम कितना लगा? 5 मिनट। मतलब जो अप्लायंस हीट कर रहा है, हीट सप्लाई कर रहा है, उसको इतना हीट देने में टाइम लग रहा है 5 मिनट। तो इतना हीट देने में उसको कितना टाइम लगेगा? इतना हीट देने में उसको कितना टाइम लगा है? 5 मिनट। अब मैं पानी को गर्म कर रहा हूं, तो उसने इतनी हीट चाहिए। इतनी हीट कितने टाइम में सप्लाई करेगा वो? यूनिटरी मेथड। समझे? इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। बुक में आंसर 6 मिनट, हाँ, 6 मिनट 15 सेकेंड आंसर है।
हाँ वो इतना राउंड ऑफ चल जाएगा। अरे इतना थोड़ा बहुत राउंड ऑफ चल जाएगा, उनको भी पता है आप पेपर पेपर में कैलकुलेशन कर रहे हैं। नहीं नहीं, सेकंड कुछ तो आ रहा है ना, उसको लिखना। हाँ हाँ, ये ग्राफ है। अब आपको निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 500 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है। फाइंड मास, नंबर 2 SLH निकालो, सॉल्व करो। नहीं, SHC 500 जूल दिया हुआ है, वाटर नहीं, कोई एक सब्सटेंस है। कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, देखो इधर है बच्चा लोग, सुनना। जब भी टेम्परेचर चेंज होगा, हीट का फॉर्मूला क्या है? MC डेल्टा टी ना। जहां टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है वहां फॉर्मूला क्या होता है? MC डेल्टा टी। ये स्टार्टिंग में बताया था, नहीं बताया था? अरे यार आज की क्लास के शुरू में बताया था ना। एक सब्सटेंस होगा जिसका टेम्परेचर T1 होगा, उसको T2 में हीट करेंगे। एक सब्सटेंस होगा जिसका कुछ मास होगा, टेम्परेचर T1 होगा, इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मास वही रहेगा, टेम्परेचर T2 होगा। तो कितनी हीट दी मैंने? मास ऑफ सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इनटू डेल्टा टी। अब तुम एक सब्सटेंस को हीट कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर 0 से बढ़ के कितना हुआ? 80। और इस 0 से 80 ले जाने में तुम्हें कितनी हीट देनी पड़ी? 1000 जूल। ये जूल में है, ये समझे? तो क्यू कितना दे रहे हो? 1000। मास तुम्हें निकालना है, सी कितना है? सी दिया हुआ है, SHC दिया हुआ है 500। 500 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस इनटू डेल्टा टी कितना है? टेम्परेचर कितना था? 0 और बढ़ के कितना हुआ? 80। तो ये डेल्टा टी कितना आएगा? 80 माइनस 0। तो 1000 इक्वल्स टू M इंटू, शांति नहीं है तुम लोगों को, 500 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस इंटू 80 डिग्री सेल्सियस। नहीं मैं यूनिट काट दूंगा मैंडेटरी तो कुछ। अच्छा ये समझे? तो ये डिग्री सेल्सियस कट जाएगा। अच्छा ये क्या है? ये जूल है ना, ये जूल जूल भी कट जाएगा। तो मास कितना होगा? अच्छा ये 100 बाय 1000 बाय 500 इंटू 80, ये कितना आ रहा है? 1/40 केजी। ये समझे? अच्छा इससे मुझे मिल गया मास। अब मुझे क्या चाहिए? SLH। अब मुझे SLH चाहिए ना। वो SLH कैसे आएगा? एम क्यू इक्वल्स टू, ये देखो इधर, यहाँ टेम्परेचर कितना था? 80। और वो 80 में क्या कर रहा है? फेज चेंज। तो क्यू इक्वल्स टू ML। और यहाँ क्यू कितना है?
800। मास तुमने अभी मेहनत से निकाली है, मास कितना है? 1000 बाय 500 इंटू 80 इंटू एल। अच्छा ये मैंने किस में रखा है? ये केजी में है, तो ये यूनिट किस में आएगा? जूल पर केजी। बस इसको सॉल्व कर लो, एल आ जाएगा। जूल पर केजी, समझे?